अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साकिब रज़ा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम लोग क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में 17 फरवरी को, उसके लिए हम लोग कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आए जो बहुत ही क्या है ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग से मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लें। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके, तो ये वीडियो जो बनाया जा रहा है साकिब उर्दू क्लासेस की तरफ से, एक बार मैं अपनी क्लास के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता दूं। ठीक है, हमारे क्लास का नाम है साकिब उर्दू क्लासेस। हमारे यहाँ क्लास 10, 12 एंड बीए ऑनर्स, ठीक है, और उर्दू के जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते लाइक डीएलएड, सीटेट, ठीक है, एएमयू का हो गया, जामिया उर्दू अलीगढ़ हो गया, बीएड हो गया, और उर्दू जो बिगनर के लिए, ऐसे स्टूडेंट के लिए जिससे कुछ भी नहीं आता, तो उसके लिए हम लोग को क्या मतलब हमारे यहाँ क्या किया जाता है, क्लास कराया जाता है और बच्चों को बेहतर से बेहतर, ठीक है, तालीम दी जाती है। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो चलते हम लोग फर्स्ट सवाल की तरफ। तो चलिए सवाल नंबर फर्स्ट क्या है। सवाल नंबर 1 है कि सर सैयद अहमद ख़ां का इंतकाल कहाँ हुआ। ठीक है, तो सर सैयद अहमद ख़ां का इंतकाल कहाँ हुआ? तो सर सैयद अहमद ख़ां का इंतकाल कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ, हैदराबाद में हुआ, अलीगढ़ में हुआ या गाज़ीपुर में हुआ? ठीक है, तो आप लोग को मालूम होगा कि सर सैयद अहमद ख़ां का इंतकाल कहाँ हुआ है? अलीगढ़ में हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले वीडियो में, सॉरी अगले सवाल में, अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 2। ठीक है, सवाल नंबर 2 क्या है कि सर सैयद अहमद ने साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कहाँ किया था? ठीक है, सर सैयद ने एक क्या बनाया था? साइंटिफिक सोसाइटी बनाया था। उसका क़याम कहाँ किया था? उसे कहाँ बनाया था? अलीगढ़ में, गाज़ीपुर में, दिल्ली में और कानपुर में। तो आप लोग को मालूम होगा कि सर सैयद अहमद ख़ान ने, ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कहाँ किया था? वो गाज़ीपुर में किया था। तो बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि आसरुस सनादीद के मुसन्निफ़ कौन है? ठीक, ये क्या किताब है आसरुस सनादीद, इसके मुसन्निफ़ कौन है? मुसन्निफ़ मतलब होता है क्या? राइटर। तो लिखने वाले कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान, लतीफ़, अल्ताफ़ हुसैन, हालिद, शिबली, नौमानी और गालिब। तो आप लोग को मालूम होगा इसका जवाब कि आसरुस सनादीद ये किसकी लिखी हुई किताब है? तो सर सैयद अहमद ख़ान की लिखी हुई किताब है। और मैं आप लोग को ये भी बताता चलूँ कि सर सैयद अहमद ख़ान ने, ठीक है, बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन आपकी मतलब बुक में जो वो तो 2 किताब का जिक्र किया गया। पहला क्या किताब का नाम है आसरुस सनादीद, दूसरा किताब का नाम क्या है? असबाब बगावत हिंद। तो आसरुस सनादीद और असबाब बगावत हिंद किसने लिखा है? तो सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। देखिए क्या कहता है सवाल नंबर 4, सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ पैदा हुए? हैदराबाद में, गाज़ीपुर में, दिल्ली में, अलीगढ़ में। तो सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ पैदा हुए थे? तो सर सैयद अहमद ख़ान 1817 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ना है। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 5, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो कब हुई थी? ठीक है, तो कब हुई थी? 2007 में, 6 में, 5 में, 4 में। तो आप लोग को मालूम होगा कि 2007 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। तो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। देखिए क्या कहता है सवाल नंबर 6, जस्ट मिनट। सवाल नंबर 6 कहता है कि ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? ठीक है, ज़मीन का दर्जा हरारत मतलब क्या होता है? टेम्परेचर 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? 0.75 डिग्री सेल्सियस, 0.45 डिग्री सेल्सियस, 0.65 डिग्री सेल्सियस और 0.55 डिग्री सेल्सियस। तो इसका भी जवाब आप लोग को मालूम ही होगा कितना बढ़ गया। ऑप्शन नंबर इसका ये है राइट आंसर, 0.5 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है? सवाल नंबर 5 है, जस्ट मिनट, सॉरी 7। सवाल नंबर 7 क्या कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? मतलब कितनी बढ़ोतरी हुई है? 21% हुआ है, 11% हुआ है, 31%, 41% हुआ है, 31% हुआ है? इसका भी जवाब आप लोग को मालूम होगा कि 31% हुआ है। तो बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। ठीक है, अब मैं, ठीक है, डायरेक्ट इसका जवाब देता चलूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
सवाल नंबर 8 क्या कहता है कि निगार अजीम के पहले अफसानी मजमूए का क्या नाम है? गहन, अक्स, आँख मचौली, ठीक है, कैदी, सांस लेना है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो निगार अजीम के पहले अफसानी मजमूए का क्या नाम है? गहन नाम है, ठीक है, सॉरी गहन नहीं, अक्स है, ठीक है, मजमुआ अक्स है, फिर दूसरा गहन है। तो बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या कहता है, ज़रा इसको हम लोग देख लेते हैं। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि कमर जहाँ की कहानी का क्या नाम है? जुनूने जहाँ, जुनूने वफ़ा, जुनूने नहा और जुनूने बेवफ़ा। तो कमर जहाँ की कहानी का क्या नाम है? जुनूने वफ़ा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या है कि जब दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? ये हमारा कवायद से है, ग्रामर से, कि कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। तो आपको पहले ऑप्शन अच्छे से देखना है, फिर डिसाइड करना है कौन सा लफ्ज़ क्या है मुअन्नस है। पहला है ज़मीन, दूसरा है आसमान, तीसरा है आज़ाद और चौथा है बादल। तो देखिए ज़मीन जो है ये हमारा क्या मुज़क्कर है, सॉरी आसमान जो है हमारा मुज़क्कर, ये नहीं होगा। आज़ाद भी क्या है मुज़क्कर है, ये भी नहीं होगा। बादल भी क्या है, ये भी मुज़क्कर नहीं होगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ज़मीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज़मीन। लफ्ज़ ज़मीन हमारा क्या है? मुअन्नस है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 क्या कहता है कि दर्ज झेल में से उर्फ़ कौन है? ठीक है, तो जैसे अलम की किस्में होती है, अलम की 5 किस्में होती है, उसमें से एक हमारा उर्फ़ भी होता है। तो उर्फ़ कौन है? मीर है, गालिब है, जमन है या शाद है? सही, ये जमन नहीं, ये जुम्मन है या शाद है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? जुम्मन। उर्फ़ क्या होता है? किसी खूबी या ख़राबी की वजह से, ठीक है, या प्यार या मोहब्बत की वजह से जो नाम दिया जाता है उसको उर्फ़ कहते हैं। गाँव देहात में ये कॉमन होता है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। जस्ट मिनट। सवाल नंबर 12 क्या कहता है? ये देखिए सवाल नंबर 12 कहता है कि दर्ज झेल में से इस्म नकिरा की निशानदेही कीजिए। मतलब क्या है? निकालना है, चुन के निकालना है इस्म नकिरा। तो पहले आप लोग जानिए कि इस्म नकिरा क्या होता है। इस्म नकिरा को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। मतलब ऐसा नाउन जो दुनिया में क्या हो? कॉमन हो, मतलब एक से ज़्यादा हो या ग्रुप में हो, उसको हम लोग कॉमन बोलते हैं। और इसी का जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट होता है, ज़िद होता है। इसमें मारफा मतलब ख़ास, जो दुनिया में एक हो, अकेला हो और सबसे अलग हो, उसको ख़ास बोलेंगे। जो एक से ज़्यादा हो, जो मतलब क्या दुनिया में एक से ज़्यादा हो, ग्रुप में हो, उसको हम लोग बोलते हैं इस्म नकेरा। तो हम लोग से पूछा गया इस्म नकेरा, तो पटना, पटना क्या है? शहर का नाम है, तो ये ख़ास हो जाएगा क्योंकि पटना एक ही है, ठीक है। नदी, अकरम, मुजफ्फरपुर, तो पटना क्या है? एक ही है, ये ख़ास है, ये नहीं होगा। अकरम क्या है? एक लड़का का नाम, ये ख़ास हो गया। मुजफ्फरपुर क्या है? ठीक, एक जगह का नाम, ये भी क्या ख़ास हो गया, तो ये नहीं होगा, इसमें नकेरा नहीं होगा। बचा क्या? नदी। तो इसका जवाब हो जाएगा नदी, क्योंकि दुनिया में एक से ज़्यादा, बहुत सा, मतलब एक तो नदी है नहीं, बहुत सारा नदी है, तो वो पूरा ग्रुप में आ जाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इसमें नकेरा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? नदी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 बहुत ईजी सवाल है, ज़रा आप लोग ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 13 क्या कहता है? अमीर की जमा क्या होगी? ठीक है, अब कुछ लोग तो ये बोलेंगे कि भाई मैं तो अमीर हूँ ही नहीं, तो मुझे क्या पता। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अमीर की जमा क्या होती है? चलो ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उम्र, अमरत, गरीब, उमरा, ठीक है। तो अमीर की जमा उम्र नहीं होगा, अमरत नहीं होगा, सिद्ध, ठीक है, गरीब होगा ही नहीं, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये जब बचा क्या? उमरा। तो अमीर की जमा क्या होती है? उमरा होती है, ठीक है। और ये ज़्यादातर अरबी लफ्ज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है। और एक इसका एक इस्तेमाल किया जाता है कसीदा में। जैसे आप लोग कसीदा का डिफिनेशन और तारीफ़ पढ़े होंगे कि जिसमें किसी बादशाह, गरीब, अमीर, उमरा आता है। क्या आता है? पहले अमीर आता है, फिर उमरा आता है, फिर गरीब आता है, फिर गोरबा आता है, ठीक है। तो ये अमीर, अमीर की जमा क्या आता है? उमरा होता है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है? सवाल नंबर तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 14, ठीक है। ये क्या कहता है? 14 है हमारा कि दरख्त कौन सा इसमें है? तो इसमें मारफा है, इसमें नकेरा है, इसमें क्या मफूल है, इसमें फ़ाइल है। पहले तो इसमें मफूल होगा नहीं, ठीक है, या इसमें फ़ाइल होगा नहीं, क्योंकि मफूल का तो ऑब्जेक्ट होता है, फ़ाइल का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला। तो इस दोनों को हम लोग हटाते हैं। हम लोग को इसी दोनों में चुनना है कि इस दरख्त क्या होगा, इसमें मारफा होगा या इसमें नकेरा होगा। तो पहले आप लोग को मैं कुछ देर जस्ट पीछे मतलब बता चुका हूँ कि इसमें मारफा, इसमें नकेरा में डिफरेंट क्या होती है। इसमें मारफा को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन, जो क्या होता है? ख़ास होता है, दुनिया में एक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। सबसे अलग रहता है उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, मतलब इसमें मारफा बोलते हैं। इसमें नकेरा मतलब जो दुनिया में एक से ज़्यादा है, कॉमन है, ग्रुप में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इसमें नकेरा। तो हम लोग से पूछा दरख्त कौन क्या है? तो दरख्त किसको बोलते हैं? पेड़ को। तो दुनिया में एक पेड़ तो है नहीं, एक से ज़्यादा पेड़ है, ठीक है। तो ये कॉमन नाउन हो गया, मतलब ये हो गया इसमें नकेरा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है,
क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 15, छोटा कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा इसे, ठीक है। तो एक मिनट। तो सवाल नंबर 15 क्या कहता है कि बाल गयान कांग्रेस 2008 के में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ था, ठीक है। शमारापुर, दीमापुर, ठीक है, विशाखापट्टनम या पूना में हुआ था। तो आप लोग को मालूम होगा कि 2008 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी तो कहाँ हुआ था, दीमापुर में मुनक्किद हुआ था, ठीक है। अगर आप लोग को जवाब मालूम है, ठीक है, तो सवाल जैसे मैं पूछता हूँ, ठीक है, ऑप्शन मैं बताता हूँ, तो आप लोग जवाब क्या कर सकते हैं, कमेंट में टाइप कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं अगले वीडियो से क्या अगला जो मैं सवाल है, ठीक है, मैं वहाँ जब सवाल पूछूंगा तो थोड़ा सा आप लोग को समय दूंगा जवाब देने के लिए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, दीमापुर। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है क्या, अगला सवाल है सवाल नंबर 16। बहुत इजी सवाल है और बहुत ही क्या फेमस और मशहूर सवाल है। क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। सवाल क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जो है कैसा मसला है। खुशगवार मतलब अच्छा मसला है, संगीन मतलब बहुत ही संगीन मसला है, मोतदल मतलब क्या है, मिक्सचर है, ठीक है, और मुनासिब बहुत ही मतलब मुनासिब मसला है। तो अगर आप लोग को जवाब मालूम है तो जल्द से जल्द जवाब दीजिए, ठीक है। हाँ, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये क्या है, संगीन मसला। संगीन का मतलब ऐसा मसला जो पूरी दुनिया के लिए क्या हो, खतरा हो, ठीक है, पूरी दुनिया के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं संगीन। यह सबसे बड़ा मसला बोलते हैं, मसला होता है बहुत मतलब ख़राब मसला, संगीन। जैसे कोई जुर्म करता, बोलता है आपने संगीन जुर्म किया है, मतलब बहुत ही बड़ा जुर्म किया है, ठीक है, उससे बचना क्या है, मुश्किल मतलब नामुमकिन है। तो इसी तरह ये क्या संगीन मसला है, ठीक। इस मसला को जल्द ही अगर हल नहीं किया जाए तो इसका असर बहुत ही जल्द दुनिया में देखने को मिलेगा और अभी मिल भी रहा है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। देखते हैं सवाल नंबर 17 क्या है। तो सवाल नंबर 17 हमारा कह रहा है कि सर सैयद अहमद खां का कौन सा मजमून आपके निशाब में यानी किताब में शामिल है। हिंदुस्तान, रया, ठीक है, गुजरा हुआ ज़माना, असबाब बगावत हिंद। तो जल्दी से आप लोग जवाब इसका टाइप करें, ABCD क्या होगा। तो सर सैयद अहमद खां का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, आप लोग को मालूम होगा वो क्या है, रया, ठीक है। और एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि सर सैयद अहमद खां ने मतलब दुनिया में कितने तरह के रया के बारे में बताया है, रयाकारी लोगों के बारे में बताया है। तो आपको याद रखना है कि 3, ठीक है। सर सैयद अहमद खां ने दुनिया में बताया है कि 3 तरह के रयाकारी लोग होते हैं। पूरी दुनिया में कितने तरह के रयाकारी लोग होते हैं, 3 तरह के, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। देखिए सवाल नंबर 18 क्या कहता है कि मुसफ़्फ़ी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है गुलाम रब्बानी मुसफ़्फ़ी, गुलाम हमदानी मुसफ़्फ़ी, ठीक है, फिर गुलाम हिमदानी मुसफ़्फ़ी, फिर गुलाम जिलानी मीन्स, ठीक है, ये है। तो देखिए आपको जो है ऑप्शन नंबर ए और बी सेम दिख रहा है, ठीक है, ये भी हमदानी है, ये भी हमदानी है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को डिफरेंस बताना है कि कौन सा सही होगा, बी नंबर सही होगा या सी नंबर सही होगा। पहले तो ये गलत है, मतलब ए नंबर गलत है और डी नंबर गलत है, बी सही है या सी सही है। कभी कभी इस तरह के सवाल एग्जाम में दिया जाता है जान के कि ऑप्शन दोनों सही लगेगा, लेकिन आपको पकड़ना है हमदानी छोटी है होता है या बड़ी है से होता है। तो जल्दी से आप लोग जवाब को टाइप करें। तो चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुलाम हमदानी मुस्तफ़ी क्या होता है, हमदानी जो होता है छोटी है से होता है। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। तो सवाल नंबर 19 हमारा क्या कहता है कि शायरी में नसीम के शागिर्द कौन है। तो शायरी में जो नसीम है उसके शागिर्द कौन है, गालिब है, आतिश है, शौक़ है या हाली है। फास्ट आप लोग क्या करें, जवाब को टाइप करें। तो चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, नसीम किसके शागिर्द है, आतिश के शागिर्द है, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। क्या कहता है सवाल नंबर 20, शामिल निसाब बिजली के खंभा के शायर कौन है, ठीक है। तो बिजली के खंभा जो है इसके शायर कौन है, जगन्नाथ आज़ाद है, परवेज़ शाहिदी है, निदा फाजली है, या चेक बस्त है, ठीक है। तो फास्टली आप लोग क्या करें और उसका इस जवाब को टाइप करें। तो बिजली के जो खंभा के शायर है वो कौन है, निदा फाजली है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 21 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 21 क्या कहता है कि परवेज़ शाहिदी के वालिद का क्या नाम है। तो परवेज़ शाहिदी के वालिद का क्या नाम है, सैयद मोहम्मद हुसैन, सैयद तबारक हुसैन, सैयद अहमद हुसैन या सैयद हुसैन अहमद, ठीक है। तो फास्टली इसका जवाब आप लोग टाइप करें कि परवेज़ शाहिदी के वालिद का क्या नाम था, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद मोहम्मद हुसैन। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 22, ठीक है। ये क्या कहता है, सवाल नंबर 22 कहता है कि सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई।
ठीक है, 1913, 1912, 1911, 1910। बहुत ईजी सवाल है, तो फास्टली इसका जवाब आप लोग टाइप करें कमेंट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब कि शोएल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? शोएल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुई थी। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 23। क्या कहता है सवाल नंबर 23? शबनम कमाली का असल नाम पूछा है। फर्स्ट चैप्टर से आप लोग का सवाल है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है? अहमद रज़ा, मुस्तफ़ा रज़ा, हसन रज़ा या अहसन रज़ा? तो फर्स्टली इसका जवाब आप लोग टाइप करें। तो हाँ, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 24, ठीक है। सवाल नंबर 24 क्या है कि दरख्त कौन सा है इसमें, ठीक है। अच्छा लगता है ये क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया है, मैं इसे पहले ही सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है। आप लोग पीछे देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 25। क्या कहता है सवाल नंबर 25 की वो आया कौन सा फ़ेल है? वो आया कौन सा फ़ेल है? फ़ेल माजी करीब, फ़ेल मुस्तकबिल, फ़ेल माजी या फ़ेल मुज़ारे, ठीक है। कहता है कि वो आया कौन सा क्या है? फ़ेल है मतलब काम है। तो तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? फ़ेल माजी करीब हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 क्या है कि मेहदी अफ़ादी किन किन ज़बानों में महारत हासिल रखते थे? अंग्रेज़ी, फ़ारसी, उर्दू या इनमें सभी? तो फास्टली इसका जवाब आप लोग टाइप करेंगे कि मेहदी अफ़ादी जो है किन किन ज़बानों में महारत हासिल रखते थे। तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा इनमें सभी, क्योंकि वो अंग्रेज़ी, फ़ारसी, उर्दू सभी ज़बानों में महारत हासिल रखते थे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 27। तो बहुत ही ईजी सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखते हैं सवाल नंबर 27 क्या कहता है कि गालिब का इंतकाल कब हुआ? तो गालिब का इंतकाल कब हुआ था? 1871, 72, 1870, 1869। तो आप लोग फास्टली इसका जवाब टाइप करेंगे कि गालिब का इंतकाल कब हुआ था। तो चलिए गालिब का इंतकाल कब हुआ था? 1869 को हुआ था। इसको याद करने का एक बहुत ही इजी ट्रिक है कि जब गांधी जी का पैदाइश हुई थी, गांधी जी की पैदाइश हुई थी 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को। तो आपको 1869 याद होगा कि गांधी जी की पैदाइश हुई थी, तो उसी साल क्या हुआ था? गालिब का क्या हुआ था? इंतकाल हुआ था। इसको इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 28। क्या कहता है सवाल नंबर 28 कि मिर्ज़ा गालिब की शादी किस उम्र में हुई थी? ये भी बहुत ही VBI ऑब्जेक्टिव है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मिर्ज़ा गालिब की शादी कब हुई थी? 12 बरस, 13 बरस, 14 बरस या 20 बरस की उम्र में? तो आप लोग को चलिए पहले आप लोग फास्टली इसका जवाब टाइप करेंगे। हाँ, तो मिर्ज़ा गालिब की शादी किस उम्र में हुई थी? तो आप लोग को मालूम होगा 13 बरस की उम्र में क्या हुआ था? मिर्ज़ा गालिब की शादी हुई थी। और अगला सवाल और एक ऑब्जेक्टिव ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि भीमराव अम्बेडकर की शादी किस उम्र में हुई थी? तो याद रखना है कि गालिब की शादी 13 बरस की उम्र में हुई थी, गालिब की शादी। और भीमराव अगर पूछेगा आप लोग से, भीमराव अम्बेडकर की शादी पूछेगा तो 14 बरस की उम्र में हुई थी, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर की शादी 14 बरस की उम्र में हुई थी, गालिब की शादी 13 बरस की उम्र में हुई थी। याद रखिएगा, पहले गालिब फिर भीमराव अम्बेडकर, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 29 की तरफ। सवाल नंबर 29 क्या कहता है कि मिर्ज़ा गालिब की वालिदा का मतलब क्या होता है? मदर यानी माँ। तो मिर्ज़ा गालिब की माँ का नाम पूछा गया। इज़्ज़तुन्निसा बेगम, ज़ेबुन्निसा बेगम, मेहरुन्निसा बेगम या मुन्नी बेगम? तो आपको फास्टली इसका जवाब टाइप करना है कि मिर्ज़ा गालिब की जो वालिदा थी, उनका माँ जो थी उनका क्या नाम था? इज़्ज़तुन्निसा, ज़ेबुन्निसा, मेहरुन्निसा या मुन्नी बेगम? तो फास्टली इसका जवाब आप लोग टाइप करेंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, मतलब इज़्ज़तुन्निसा बेगम, ठीक है। अच्छा, ये कभी कभी आप लोग से एक सवाल पूछा जाता है कि सर सैयद की वालिदा का नाम बताइए। तो पहला सवाल आप लोग ये कहते हैं कि इसका जवाब तो बुक में है नहीं कि सर सैयद की वालिदा का क्या नाम है। तो मैं आपको बताता चलूँ, सर सैयद की वालिदा का नाम क्या है? अज़ीज़ुन्निसा बेगम। याद रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है नाम में। सर सैयद अहमद खां की जो वालिदा थी, मदर थी, माँ थी, उसका क्या नाम था? अज़ीज़ुन्निसा बेगम। और गालिब जो है, गालिब की वालिदा का क्या नाम था? इज़्ज़तुन्निसा बेगम, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 क्या कहता है हमारा कि गालिब के वालिद का नाम बताना है। मतलब वालिद मतलब फादर का नाम बताना है। तो गालिब के वालिद का क्या नाम था? नसरुल्लाह बेग, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, मिर्ज़ा शहादत अल्लाह, मिर्ज़ा हस्मतुल्लाह बेग। तो यहाँ 4 ऑप्शन है आपके सामने, फास्टली इसका जवाब आप लोग टाइप करेंगे। तो चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? गालिब के वालिद का क्या नाम था? तो गालिब के वालिद का नाम था मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 31 की तरफ। सवाल नंबर 31 क्या है? गालिब ने कितने खतूत लिखे? ठीक है, ये कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है, गालिब ने कुल कितने खतूत लिखे? तो बात बराबर है, खत की जमा क्या होता है? खतूत होता है। तो गालिब ने कुल कितने खतूत लिखे थे? 700, 900, 600, 650। तो फास्टली इसका जवाब टाइप करेंगे आप लोग। तो गालिब ने कुल कितने खतूत लिखे थे? चलिए इसका जवाब हो जाएगा 900। तो गालिब ने कुल 900 खतूत लिखे थे। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 31। क्या कहता है सवाल नंबर 31 हमारा? तो देखते हैं सवाल नंबर 31, एक मिनट, नहीं, सवाल नंबर 32। तो सवाल नंबर 32 हमारा क्या कहता है कि अमराव जान अदा नाविल किसने लिखा? ये जो अमराव जान अदा, ये नाविल का नाम है। किसका नाम है? नाविल। ये किसने लिखा है? नज़ीर अहमद ने लिखा है, रतन नाथ सरसार ने लिखा, प्रेमचंद ने लिखा, मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने लिखा है। तो बहुत ही इजी सवाल है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार। आप लोग उस सवाल को ध्यान में रखना है, मद्देनज़र रखना है। इस सवाल का जवाब फर्स्ट डे आप लोग टाइप करेंगे कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। 32 का जवाब क्या होगा? ABCD। तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा। ठीक है, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा के नावल का क्या नाम है? अमराऊ जान। ठीक है, अमराऊ जान इसका नावल का नाम। ठीक है, और अगर पूछे आपसे कि प्रेमचंद के नावल का क्या नाम है, तो इसके नावल का नाम क्या है? गावदान से मैदान अमल। क्या नाम है? गावदान से मैदान अमल तक, ये है। ठीक है, ये है। अगर डिप्टी नज़ीर अहमद का पूछेगा तो बहुत सारा नावल है, लेकिन एक बहुत ही फेमस नावल है जिसका नाम क्या है? मरातुल उरूस। क्या है? मरातुल उरूस। तो याद रखना आपको, डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल का नाम मरातुल उरूस है। प्रेमचंद के नावल का नाम क्या है? गावदान से मैदान अमल है। मिर्ज़ा हादी रुस्वा के नावल का क्या नाम है? अमराव जान है। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? अगला सवाल कहता है सवाल नंबर 33। तो फासले इसका जवाब देंगे अभी आप लोग कि नज़ीर अहमद ने आला तालीम कहाँ से हासिल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट और VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि आला तालीम कहाँ से हासिल की। किसने? डिप्टी नज़ीर अहमद ने। अलीगढ़ से, ठीक है, आज़मगढ़ से, दिल्ली से या हैदराबाद से। तो फास्टली इसका जवाब टाइप करेंगे आप लोग कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने आला तालीम हासिल कहाँ से की थी। ABCD फर्स्टली टाइप करेंगे। हाँ, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? अलीगढ़ से। डिप्टी नज़ीर अहमद ने आला तालीम कहाँ से हासिल की? एक मिनट, सॉरी, दिल्ली से। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 34 यानी 34 की तरफ। सवाल नंबर 34 क्या कहता है कि आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? गैलीलियो, पाइथागोरस, ठीक है, नॉमस एडिसन या अबुल कलाम। जो 4 ऑप्शन है आपके सामने कि आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी। गैलीलियो, ठीक है, पाइथागोरस है, नॉमस एडिसन है, अबुल कलाम है। ABCD। ठीक है, 1 2 3 4। तो क्या होगा इसका जवाब? फर्स्ट ही टाइप करेंगे आप लोग। तो ठीक है, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? पाइथागोरस। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 35 की तरफ। सवाल नंबर 35 हमारा क्या है कि हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? या कौन सा दौर कहा जाता है? जमहूरिया दौर कहा जाता है, तरक्की पसंद दौर कहा जाता है, सुनहरा दौर कहा जाता है या तारीखी दौर कहा जाता है? ठीक है, तो फास्टली इसका जवाब आप लोग टाइप करेंगे। ABCD में कौन सा जवाब होगा? A, B या C, D होगा। तो हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कौन सा दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 36। तो 36 क्या कहता है हमारा कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट और VBI ऑब्जेक्टिव सवाल है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी, कि बिहार में हुई थी, कि झारखंड में हुई थी, उड़ीसा में या आसाम में। ठीक है, स्टेट का नाम दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूबा। तो आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? बिहार में हुई थी। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 हमारा क्या कहता है कि जिस्म की ज़िद क्या होगी? जिस्म, बॉडी, जिस्म की ज़िद क्या होगी? रूहानी, अरवाह, रूह, दिमाग। 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्या होगा जिस्म की ज़िद? फर्स्टली टाइप करेंगे आप लोग। ABCD में क्या होगा? तो जिस्म की ज़िद क्या होती है? रूह। क्या होती है? रूह। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि एक वो हिंदी में बोला जाता है कि आत्मा जो निकल कर हमारे शरीर से निकल कर परमात्मा से मिल गया। तो हमारे शरीर से, ठीक है, तो शरीर का उल्टा क्या होता है? आत्मा। तो उसी को हम लोग उर्दू में बोलते हैं जिस्म। जिस्म का उल्टा क्या होता है? रूह। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है क्या कि जगन्नाथ की पैदाइश कब हुई थी? 1918, 19, 20। ठीक है, 18, 17, 19, 20। तो जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश आप लोग को बताना है। फास्टली टाइप करेंगे कि जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई थी। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। ठीक है, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश 1918 ईस्वी को हुई थी।
सवाल नंबर 39 है कि परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई थी? लाहौर में, हैदराबाद में, कराची में या इस्लामाबाद में? तो फास्टली इसका जवाब टाइप करेंगे आप लोग, क्या होगा? ABCD में। ठीक है, परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई थी? लाहौर में, हैदराबाद में, कराची में, इस्लामाबाद में? ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? कराची। कराची कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, कभी कभी ये सवाल रहता है कि मतलब परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई थी, लेकिन आपके ऑप्शन में, ठीक है, ये लाहौर मतलब कराची नहीं रहता है, वहाँ पाकिस्तान रहेगा, तो आपको पाकिस्तान ही मारना है। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 हमारा क्या कहता है कि जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? ठीक है, मुआरफ़ी, मुरद्दिफ़, गैर मुरद्दिफ़ या आज़ाद? तो बहुत ही इजी सवाल है, आप लोग को इसका जवाब टाइप करना है, क्या होगा? ABCD। तो मैं आपको बताता चलूँ, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उसको हम लोग बोलते हैं गैर मुरद्दिफ़, और जिस गज़ल में रदीफ़ हो उसको बोलते हैं मुरद्दिफ़। याद रखिएगा, जिस गज़ल में रदीफ़ होगा उसको क्या बोलेंगे? मुरद्दिफ़, और जिस गज़ल में रदीफ़ नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? गैर मुरद्दिफ़। तो सवाल क्या था? जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? गैर मुरद्दिफ़। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर अभी 41 हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि सर सैयद अहमद खां की वफ़ात कब हुई? वफ़ात का मतलब होता है इंतकाल। इंतकाल कब हुई? हाँ, कब हुआ सर सैयद अहमद खां का? तो बताना आपको 1999 में, 1900 ईस्वी को, 1897 में या 1898 में? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है इस सवाल को। तो फास्टली टाइप करेंगे ABCD। क्या होगा जवाब? ABCD। सर सैयद अहमद खां का इंतकाल यानी वफ़ात कहाँ हुई? ठीक है, तो इसका जवाब कब हुई? क्या हो जाएगा जवाब? ऑप्शन नंबर D हो जाएगा राइट आंसर, 1898 ईस्वी को। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 42 कि गज़ल अरबी के किस सिन्फ से माखूज़ है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर A है कसीदा, ऑप्शन नंबर B है नज़म, ऑप्शन नंबर C है मरसिया, ऑप्शन नंबर 4 है मसनवी। तो आपको बताना है कि गज़ल अरबी के किस सिन्फ से माखूज़ है? क्या है? माखूज़ है। बताइए फास्ट, क्या होगा? ABCD क्या होगा? चलिए, तो गज़ल का ताल्लुक़ किससे? मसनवी से। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 43। उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताइए। ठीक, ऑप्शन नंबर A है सहरुल बयान, B है ज़र इश्क, तीसरा है फ़रेब इश्क, और चौथा है कदम राव पदम राव। ठीक है, तो फास्टली इसका जवाब टाइप करेंगे आप लोग ABCD। क्या होगा इसका जवाब? उर्दू की पहली मसनवी का नाम। ऑप्शन को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग इसका जवाब बताएंगे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D, कदम राव पदम राव। ठीक, अगर आपके ऑप्शन में, ठीक है, कदम राव पदम राव नहीं रहेगा तो उसकी जगह क्या रहेगा? गुलज़ारे नसीम। क्या रहेगा? ठीक है, गुलज़ारे नसीम। याद रखिएगा, अगर सवाल आपसे पूछा जाए उर्दू की पहली मसनवी का क्या नाम है और ऑप्शन में कदम राव पदम राव नहीं रहे, तो आपको किस में टिक मारना है? गुलज़ारे नसीम में। किस में? गुलज़ारे नसीम में, याद रखना है। ठीक है, और इसकी अशात कब हुई थी? ये कब छपा था? 1845 ईस्वी को। कदम राव पदम राव कब छपा था? ये 1690 ईस्वी को छपा था। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 44। क्या कहता है सवाल नंबर 44? गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी सवाल है। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं, मतला कहते हैं, हुस्न मतला कहते हैं, या रदीफ़ कहते हैं? तो आप लोग फास्ट इसका जवाब टाइप करेंगे ABCD। क्या होगा? ABCD। क्या होगा? ABCD टाइप करें आप लोग। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मक्ता कहेंगे, मतला कहेंगे, हुस्न मतला कहेंगे, या रदीफ़ कहेंगे? तो चलिए मैं इसका जवाब बताने से पहले आप लोग को कुछ पहले बता दूं कि ये जो मक्ता होता है, गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। इसमें 2 पॉइंट है, याद रखिएगा। गज़ल के आखिरी शेर को, किसके आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो इसमें से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि गज़ल के किस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तो आपको बोलना है आखिरी शेर में। उस आखिरी शेर का क्या नाम है? मक्ता। ठीक है, अगला आता है मतला। मतला क्या होता है? तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, जिसका पहला और दूसरा मिसरा हम काफिया मतलब एक जैसा होता है। तो गज़ल के पहले शेर को क्या कहेंगे? मतला कहेंगे। तीसरा क्या होता है? हुस्न मतला। क्या होता है? अगर गज़ल का दूसरा शेर भी क्या हो? हम काफिया हो, मतलब एक जैसा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? हुस्न मतला। अब आता है रदीफ़। रदीफ़ क्या होता है? तो काफिया के जस्ट पीछे जो आता है लफ्ज़ बार बार, उसको हम लोग बोलते हैं रदीफ़। चलिए, ये नॉलेज के पर्पस के लिए मैं दिया हूँ। अगर इससे ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप लोग को हल कर लेना है। तो इसका जवाब अब आप लोग बताइए कि क्या होगा। ठीक है, तो गज़ल के पहले शेर को क्या कहेंगे हम लोग? मतला कहेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल है सवाल नंबर 45। क्या है सवाल नंबर 45 की डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? बहुत ही ईजी सवाल है। आपको याद रखना है कि आपके किताब में एक ही नावल निगार का नाम है जिसका नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद। और आपको ये भी याद रखना है कि ये डिप्टी नज़ीर अहमद को ही उर्दू का अव्वलीन, क्या अव्वलीन, अव्वलीन का मतलब क्या होता है? पहला नावल निगार तस्लीम किया गया, माना गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि उर्दू के पहले नावल निगार कौन है तो क्या जवाब मानना है? डिप्टी नज़ीर अहमद। आपसे पूछा जाएगा कि उर्दू के पहले नावल का नाम क्या है तो क्या मानना है? मरतुल उरूस। क्या मानना है? मरतुल उरूस मानना है। ध्यान दीजिएगा, उर्दू के पहले नावल का क्या नाम है? मरतुल उरूस। उर्दू के पहले नावल निगार कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद। उर्दू के अव्वलीन नावल निगार कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद। याद रखना है आपको, कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर सवाल की तरफ आते हैं। हमारा सवाल क्या था कि डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? कब हुई थी? 1836 में, 37 में, 38 में या 35 में? तो आप लोग को फास्ट इसका जवाब बताना है। हाँ, तो डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? ठीक है, तो आई थिंक इसका 1836 होगा, ठीक है। मुझे अच्छे से याद नहीं है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, कि डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी। तो चलिए आप लोग अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि सर सैयद की वालिदा का क्या नाम है? फिर आगे क्या वालिदा, इसका मैं जिक्र पहले ही पीछे कर चुका हूँ कि वालिदा का मतलब क्या होता है? माँ। क्या होता है? माँ। और किसकी माँ का नाम पूछा? सर सैयद। जहरा बेगम, ज़ेबुन्निसा बेगम, बदरुन्निसा बेगम, अजीज़ुन्निसा बेगम। ठीक है, तो फास्टली इसका जवाब दीजिए आप लोग। ABCD में कौन सा इसका होगा राइट आंसर? ABCD। तो चलिए बहुत बढ़िया, इसका जवाब है अजीज़ुन्निसा बेगम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, अजीज़ुन्निसा बेगम। इससे जस्ट पहले कुछ कुछ सब बैक जाएंगे पीछे, आपको मैं बताया कि जब गालिब के वालिदा का नाम आया था तब मैंने जिक्र किया था कि गालिब के वालिदा का नाम क्या है? इज़्ज़तुन्निसा बेगम है। इसी तरह सर सैयद की वालिदा का नाम क्या है? अजीज़ुन्निसा बेगम है। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 50। क्या है हमारा सवाल नंबर 50? सवाल नंबर 50 बोलते हैं, सवाल नंबर 47। ओके, कोई बात नहीं। सवाल नंबर 47 क्या कहता है कि रुस्तम व सैराब ड्रामा किसने लिखा है? तो आपको याद रखिएगा, अगर आपके किताब में ड्रामा का नाम आएगा तो एक ही नाम याद रखना है, ठीक है, जो आपकी किताब में दिया हुआ है, ताल्लुक़ है। अच्छा, मैं बताता हूँ उसके बारे में, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। आगा हशर, इम्तियाज़ ताज ने, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने या सैयद आबिद हुसैन ने। ठीक है, तो ABCD आप लोग फास्ट इसका जवाब टाइप करेंगे। तो चलिए ठीक है, मैं इस बताता हूँ कि जब भी ड्रामा का नाम आए और पूछा जाए कि इस ड्रामा को किसने लिखा है, ठीक है, तो आपको क्या जवाब मारना है? आगा हसर। ठीक है, क्योंकि आपके पूरी किताब में एक ही ड्रामा निगार है जिसका नाम क्या है? आगा हसर। तो ड्रामा निगार के बारे में जब भी सवाल पूछा जाएगा तो आपको आंख बंद करके मार देना है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? आगा हसर ने। पूछेगा कि ये ड्रामा किसने लिखा, तो आपको जवाब मार देना आगा हसर ने। ठीक है, तो रुस्तम व सैराब ड्रामा किसने लिखा है? आगा हसन ने लिखा है, क्योंकि आपकी किताब में एक ही ड्रामा निगार है, याद रखिएगा इसको। बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 48 की तरफ। सवाल नंबर 48 हमारा क्या कहता है कि लतीफ़ुर रहमान की वालिद का नाम बताना है। ठीक है, लतीफ़ुर रहमान जो थे ये छपरा जिला में पैदा हुए थे 1941 ईस्वी को। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि ये जो पैदा हुए थे 1941 ईस्वी को, ठीक है, इनके वालिद का नाम बताना है कि वालिद का क्या नाम था। मौलवी अब्दुल गफ़ूर, मौलवी अब्दुल जब्बार, मौलवी अख्तर हुसैन, मौलवी क़यादत हुसैन। तो क्या होगा इसका जवाब? और ABCD फास्टली आप लोग टाइप करेंगे। ABCD क्या होगा जवाब? तो ठीक है, लतीफ़ुर रहमान के वालिद का क्या नाम था? मौलवी अब्दुल गफ़ूर, और मरहूम भी लगाना है आपको क्योंकि इनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। ठीक है, तो आपको लगाना है कि मौलवी मरहूम अब्दुल गफ़ूर मरहूम, या मरहूम मौलवी अब्दुल गफ़ूर लगाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 49। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ। तो क्या है सवाल नंबर 49? भीमराव के ख़ानदान वाले कौन सी ज़बान बोलते थे? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये पूछा जाता है बार बार कि भीमराव के ख़ानदान वाले कौन सी ज़बान बोलते थे? गुजराती, मराठी, बंगाली और हिंदी। तो आपको जवाब टाइप करना है, क्या होगा? ABCD। क्या होगा इसका जवाब? ABCD। भीमराव अम्बेडकर के ख़ानदान वाले कौन सी ज़बान बोलते थे? तो बहुत बढ़िया, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठी ज़बान बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे? मराठी ज़बान बोलते थे। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 50। क्या कहता है सवाल नंबर 50? सवाल नंबर 50 कह रहा है कि दस्तूर साज कमेटी के सदर कौन थे? तो पहले मैं इसकी कमेटी के बारे में बता देता हूँ। ये कौन सी कमेटी है?
तो ये सवाल आपका इसमें भी पूछा जाएगा और सोशल साइंस में भी पूछा जा सकता है क्लास 10 वालों के लिए कि दस्तूर साज कमेटी क्या है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे भारत का संविधान लिखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कानून लिखने के लिए, संविधान लिखने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है। तो उस कमेटी का क्या नाम था? दस्तूर साज कमेटी। भारत का संविधान को लिखने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है, कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था दस्तूर साज कमेटी। और इस कमेटी के सदर मतलब मालिक, आप एक तरीके से बोल सकते हैं देख रेख करने वाला, किसके नीचे ये सारा काम हो रहा था, इस कमेटी के सदर कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। याद रखिएगा दस्तूर साज कमेटी क्या है? तो दस्तूर साज कमेटी ऐसी कमेटी है जो भारत के संविधान को लिखने के लिए बनाए गए थे। और इसमें टोटल कितने लोग शामिल थे? 299 लोग शामिल थे। और सवाल आ सकता है कि भारत के संविधान लिखने में कितना समय लगा? तो आपको याद रखना है 2, 11, 18, ठीक है। ये आपको ट्रिक याद रखना है कि भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था। 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन। सेकेंड याद नहीं रखना है चलेगा, लेकिन 2, 11, 18 याद रखिएगा। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। भारत का संविधान लिखने में कितना दिन लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। भारत का संविधान, ठीक है, किसकी देख रेख में लिखा गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देख रेख में लिखा गया था। संविधान लिखने के लिए जिस कमेटी का गठन किया गया था उस कमेटी का क्या नाम था? तो दस्तूर साज कमेटी नाम था। दस्तूर साज कमेटी नाम था। दस्तूर साज कमेटी के सदर कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। हमारा सवाल क्या था कि दस्तूर साज कमेटी के सदर कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। याद रखिएगा, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? तो सवाल नंबर 51 हमारा क्या कह रहा है कि भीमराव की शादी किस उम्र में हुई थी? 15, 14, 13, 12। तो आपको फास्टली टाइप करना है। ये बहुत इजी सवाल है, आप लोग को याद रहना चाहिए। आप लोग को पूरे किताब में 2 ही बात याद रहना है। अगर सवाल ये पूछा जाता है कि भीमराव अम्बेडकर की शादी किस उम्र में हुई थी, पहली सवाल ये है। दूसरी सवाल पूछा जाता है कि गालिब की शादी किस उम्र में हुई थी। यही 2 ही तो याद रखना है। और मैं इसका पीछे ट्रिक भी बता चुका हूँ कि गालिब की शादी कितनी साल में हुई? 13 साल में हुई। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर की शादी मतलब 1 साल के बाद 14 साल। ठीक है, बहुत इजी याद रखना है कि गालिब की शादी किस उम्र में हुई थी? 13 में। भीमराव अम्बेडकर की 14 में। कहानी खत्म करें आप लोग। तो भीमराव अम्बेडकर की शादी कब हुई? 14 बरस की उम्र में। और गालिब की शादी 13 बरस की उम्र में। याद रखिएगा, गालिब भीमराव अम्बेडकर, पहले गालिब फिर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है? सवाल नंबर 52 देखते हैं। हमारा सवाल नंबर 52 क्या है कि भीमराव को किस अवार्ड से नवाजा गया? बहुत ही अच्छा सवाल है कि भीमराव को किस अवार्ड से नवाजा गया। तो आपको याद रखना है कौन सा अवार्ड से नवाजा गया। तो पहले आप लोग टाइप करेंगे इसका जवाब, पद्म भूषण, भारत रत्न, साहित्य अकादमी अवार्ड। तो कौन सा अवार्ड से नवाजा गया था भीमराव अम्बेडकर को? तो फास्टली टाइप करेंगे आप लोग ABCD। क्या होगा इसका जवाब? ABCD फास्टली टाइप करेंगे। तो भीमराव अम्बेडकर को किस अवार्ड से नवाजा गया? हाँ, तो भीमराव अम्बेडकर को भारत के सबसे बड़ी अवार्ड से नवाजा गया था। तो क्या नाम है उसका? भारत रत्न। तो आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, उसका क्या नाम है? भारत रत्न। तो भारत रत्न से भीमराव अम्बेडकर को नवाजा गया था। और आप लोग उर्दू कवायद में पढ़ेंगे, ठीक है, कवायद का वो कौन सा हिस्सा है जिसमें अवार्ड दिया जाता है, सरकार की तरफ से अवार्ड दिया जाता है और सरकार की तरफ से और नाम दिया जाता है। क्योंकि पहले ज़माने में सरकार नहीं हुआ करता था, राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो खिताब से मतलब नवाजते थे, नाम से नवाजते थे, उसको हम लोग खिताब बोलते हैं। तो ये ग्रामर के किस हिस्से के अंदर आएगा? खिताब के अंदर आएगा। आप आपसे पूछेगा कि भारत रत्न किसका एग्जाम्पल है? तो खिताब का एग्जाम्पल है। ठीक है, पद्म भूषण किसका एग्जाम्पल है? तो खिताब का एग्जाम्पल है। पद्मश्री किसका एग्जाम्पल है? तो खिताब का एग्जाम्पल है। साहित्य अकादमी अवार्ड किसका एग्जाम्पल है? तो खिताब का एग्जाम्पल है। याद रखिएगा, जितने भी अवार्ड होते हैं जो सरकार की तरफ से दिए जाते हैं वो किसके अंदर आते हैं? वो सारे के सारे अवार्ड और सारे के सारे जो नाम है वो खिताब के अंदर आते हैं। याद रखिएगा ये बात आप लोग, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 53। तो देखते हैं हमारा सवाल नंबर 53 कहता क्या है कि भीमराव मजीद यानी आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए? याद रखिएगा आप लोग कि भीमराव मजीद यानी आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे, रूस गए थे, लंदन गए थे या फ्रांस गए थे? तो फास्टली टाइप करेंगे इसका जवाब आप लोग कमेंट में। कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे, रूस गए थे, लंदन गए थे, फ्रांस गए थे। तो टाइप करें इसका जवाब आप लोग, क्या होगा इसका जवाब? तो चलिए बहुत बढ़िया। तो भीमराव
आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। आप लोग को याद होगा कि अमेरिका गए थे और उन्होंने कोलंबिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी, वहाँ उन्होंने ये क्या था, एडमिशन कराया था। तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? सवाल नंबर 54 क्या कहता है हमारा? सवाल नंबर 54, डॉक्टर अब्दुल मोगनी की वफ़ात कब हुई थी? बहुत ही बढ़िया सवाल है। आपको याद रखना है कि डॉक्टर अब्दुल मोगनी की वफ़ात कब हुई थी? 2006 में, 2004 में, 2005 में, 2007 में। तो फास्टली इसका जवाब टाइप करना है, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका जवाब हो जाएगा 2006 में। क्या हो जाएगा? 2006 में, ठीक है। कुछ लोग ये भी कमेंट करते कभी कि सर इतने शायर है सर, सबका इंतकाल, ये पैदाइश कैसे याद करें? तो मैं कुछ बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है। जैसे मैं बताया कि डॉक्टर अब्दुल मोगनी की वफ़ात कब हुई थी? 2006 में। देखिए जितने भी अभी बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम देंगे सारे स्टूडेंट, चाहे तो वो 2004 में पैदा होंगे या 5 में या 6 में, इसी तरह पैदा होंगे, ठीक है। या कोई कोई होगा कि जो 2000 ईस्वी का होगा, ठीक है, क्योंकि उम्र के अकॉर्डिंग यही पड़ता है। 2004 से 4, 5, 6, 7 इसी के बीच में जो मतलब पैदा हुए हैं, ठीक है, वो मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं बिहार बोर्ड का। तो आपको पैदाइश याद कर लेना। कोई आपका दोस्त होगा जिसकी पैदाइश 2006 में हुई होगी, तो आपको याद रख लेना होगा कि मेरे दोस्त की पैदाइश जब जो हुई थी उस वक्त डॉक्टर अब्दुल मोगनी का इंतकाल हो गया था उसी साल, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका हाँ ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक के लिए मैं बता दिया कि डॉक्टर अब्दुल मोगनी की वफ़ात कब हुई थी? 2006 में हुई थी। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 55। क्या है सवाल नंबर 55? क्या कहता है कि डॉक्टर अब्दुल मोगनी का ताल्लुक़ किस ज़िले से? कहा गया कि डॉक्टर अब्दुल मोगनी का ताल्लुक़ किस ज़िले से है? ज़िला औरंगाबाद, ज़िला कटिहार, ज़िला पूर्णिया, ज़िला क्या है ये? धनबाद। तो आपको जो आप टाइप करना है, फास्टली टाइप करना है, ABCD। क्या होगा इसका जवाब? डॉक्टर अब्दुल मोगनी की वफ़ात का डॉक्टर अब्दुल मोगनी का ताल्लुक़ किस ज़िले से? वो किस ज़िले में पैदा हुए थे? ज़िला औरंगाबाद, ज़िला कटिहार, ज़िला पूर्णिया, ज़िला धनबाद। बताइए फास्टली इसका जवाब टाइप करेंगे आप लोग। तो बहुत बढ़िया, इसका जवाब है ज़िला औरंगाबाद, जो कि हमारा आता है बिहार में। किस में आता है? बिहार में, ज़िला औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 56। तो क्या कहता है सवाल नंबर 56? ज़रा देखें हम लोग इसको कि सर सैयद अहमद ख़ां आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए? आप लोग को याद होगा, ठीक है, कि आप लोगों ने सुना होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो आप लोग को मालूम होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तामीर किसने की, इसे किसने बनाया है, ठीक, इसकी शुरुआत किसने की थी? जिसकी शुरुआत की थी सर सैयद अहमद ख़ान ने। सर सैयद अहमद ख़ान ने सबसे पहले में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था। 1878 ईस्वी को ये पूरा तैयार हो चुका था और चालू हो चुका था, ठीक है। सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या किया था? सबसे पहले 1878 ईस्वी में एक स्कूल को तैयार कर चुके थे। क्या नाम था उस स्कूल का? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, कॉलेज था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। यही आगे चलकर क्या हुआ? 1920 ईस्वी को, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 1920 ईस्वी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभर कर सामने आया। मतलब वही जो कॉलेज था वो बढ़ते गया और 1920 ईस्वी को एक यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभरा और लोगों के सामने आया। और उस यूनिवर्सिटी का क्या नाम था? रखा गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ क्यों रखा गया? क्योंकि वो अलीगढ़ में था, ठीक है। ये जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, ये कहाँ था? अलीगढ़ में था। ये किसके द्वारा खोला गया था? मुसलमान के द्वारा खोला गया था। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद ख़ां के द्वारा खोला गया था। और सर सैयद अहमद ख़ां कौन थे? मुसलमान थे। तो हो गया अलीगढ़ मुस्लिम, और ये बना क्या? यूनिवर्सिटी। तो इसका नाम पड़ गया क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो याद रखना है आपको कि सर सैयद अहमद ख़ां आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे? तो वो अलीगढ़ गए थे। वो वहाँ आला तालीम हासिल करने के लिए गए थे और वहाँ के हालात को उन्होंने देखा और हालात को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने लोगों से क्या लिया कर लोगों से चंदा इकट्ठा किया। उसे बहुत सारी तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ा। चंदा इकट्ठा करके उन्होंने क्या किया? एक स्कूल का आगाज़ किया और अभी को मतलब 1920 ईस्वी में वो स्कूल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभर कर सामने आया। तो याद रखिएगा, इसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आपसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये मतलब इसकी कब बना। तो हम लोग आ गए हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है? सवाल नंबर 57 है कि सोहेल अज़ीम आबादी के पहले अफसानी मजमूए का क्या नाम था? तो सोहेल अज़ीम आबादी के पहले अफसानी मजमूए का क्या नाम था? डायन।
क्या है? तंगों का सहारा, चार चेहरे, दर्पण। तो फास्टली इसका जवाब आप लोग को टाइप करना है कि सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसानी मजमूए का क्या नाम है? डायन है या तंगों का सहारा, चार चेहरे या दर्पण? ABCD क्या होगा इसका जवाब? तो फास्टली टाइप करेंगे आप लोग इसका जवाब ABCD क्या होगा, क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया। तो सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसानी मजमूए का क्या नाम है? चार चेहरे। क्या नाम है? चार चेहरे। ये कभी कभी आपके सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, 1 नंबर का लिखने के लिए दिया जाता है या 2 नंबर का दिया जाता है। इस बार तो आपके लिए 2 नंबर का सवाल मतलब बन के तैयार होगा, जिसमें 20 सवाल होगा, जिसमें से आपको 10 सवाल, 20 में से क्या करना है, 10 आपको हल करना है सब्जेक्टिव सवाल में। ये सवाल रह सकता है कि सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसानी मजमूए का नाम बताइए और वो कब शाये हुआ था। 2 मिक्सर सवाल रहेगा, तो उसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है कि अच्छा लड़का कौन सी निस्बत है? अच्छे लड़के में कौन सी निस्बत है? मुज़ाफ़ अलैह का, ठीक है, मुतबद खैर का, सिफत मौसूफ़ का, या इनमें से कोई नहीं। तो अच्छा लड़का मतलब लड़का क्या है? अच्छा है। अच्छा क्या है? सिफत है। तो इसका ताल्लुक़ किससे होगा? सिफत मौसूफ़ से होगा। ठीक है, आप लोग को रिलेशन निकालना है। क्या होगा इसका ताल्लुक़? सिफत मौसूफ़ से होगा, मतलब ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 59। तो सवाल नंबर 59 क्या कहता है कि जाहिद कल पटना जाएगा। एक पूरा जुमला दिया हुआ है कि एक लड़का है जाहिद, वो कल पटना जाएगा। ये ज़माना की कौन सी किस्में है? माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है, या माजी तमन्नाई है? तो आप लोग को फास्टली इसका जवाब टाइप करना है कि जाहिद कल पटना जाएगा, ये ज़माना की कौन सी किस्में है? माजी होगा, हाल होगा, मुस्तकबिल होगा, या माजी तमन्नाई होगा? तो चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका जवाब हो जाएगा मुस्तकबिल। मुस्तकबिल का मतलब आने वाला ज़माना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूचर, आने वाला ज़माना। जाहिद कल पटना जाएगा, अभी गया तो नहीं है, मतलब कल जाएगा, ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो इसका जवाब हो जाएगा मुस्तकबिल। ठीक है। अच्छा, आपसे एक भी सवाल ये भी पूछा जाता है कि ज़माना की कितनी किस्में होती है? ये जो ज़माना है इसकी कितनी किस्में होती है? तो आपको याद रखना है ज़माना की क्या होती है? 3 किस्में होती है। ठीक है, ज़माना की 3 किस्में होती है। पहला होता है माजी, दूसरा होता है हाल, तीसरा होता है मुस्तकबिल। ज़माना की कितनी किस्में होती है? ज़माना की 3 किस्में होती है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। ये मैं बता दिया क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 66। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है? तो अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 66। क्या है सवाल नंबर 66? शबीर हसन खान जोश में, शबीर हसन खान जोश में, जोश क्या है? लक़ब है, ख़िताब है, तक़ल्लुस है, कुन्यत है? तो मैं आपको बताता चलूँ, थोड़ा सा मैं डिफरेंस इसके बारे में बता देता हूँ कि अगर आप लोग के एग्ज़ाम में अगर इस तरह का सवाल आएगा तो आप लोग उससे हल कर सकें। लक़ब क्या होता है? तो याद रखिए लक़ब के बारे में, ये जो है पब्लिक क्या होता है? पब्लिक की तरफ से दिया गया नाम होता है। अगर आप कोई अच्छा कारनामा करते हैं, अपने समाज में कोई अच्छा काम करते हैं, उसकी दुआ उसके लिए, ठीक है, पब्लिक मतलब समाज वाले आपको कोई नाम देते हैं तो उसको बोलते हैं लक़ब। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लक़ब। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप लोग को मैं बताता चलूँ, जैसे महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है, तो महात्मा गांधी जी को क्या लक़ब दिया गया था? बापू। बापू का लक़ब दिया गया था क्योंकि इन लोगों ने, महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? देश की आज़ादी की में मतलब अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक है, लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया काम किया था, अच्छा काम किया था। तो उसको देखते हुए लोगों ने उसको क्या खिताब लक़ब दिया? बापू। इसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को लोगों ने क्या लक़ब दिया था? लक़ब क्या दिया था? चचा। ठीक है, पूछेगा कि चचा किसका लक़ब है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का लक़ब है। महात्मा गांधी जी, ये किसका लक़ब है? बापू किसका लक़ब है? तो महात्मा गांधी जी का लक़ब है। सखी किसका लक़ब है? हाँ, पूछेगा ये सब, तो आपको इसका मतलब याद रखना है। ठीक है, कि हातिम ताई है, उसका लक़ब क्या है? सखी, जो बगदाद का शहजादा था। अब खिताब क्या होता है? अगर आप कोई अच्छा कारनामा करते हैं और उस कारनामा को देखते हुए सरकार आपको कोई अवार्ड से नवाजती है तो उसको हम लोग बोलते हैं खिताब। क्या बोलते हैं? खिताब। तखल्लुस क्या होता है? शायर का वो छोटा नाम जो अपनी शायरी में वो इस्तेमाल करता है, मतलब शायर के आखिरी मिसरे में इस्तेमाल करता है, मक्ता में इस्तेमाल करता है, उसको तखल्लुस बोलते हैं। कुन्नियत क्या होता है? कुन्नियत जो ख़ानदान वालों से करता है, मतलब जिसमें ख़ानदान वालों का ताल्लुक़ हो, ज़िक्र हो, ठीक है, उसी के ज़रिए आप जाने जाते हो, पहचाने जाते हो, तो उसको बोलते हैं कुन्नियत। जिस तरह एक एग्जाम्पल पूछा जाता है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कि उम्मे सलमा किसकी मिसाल है? तो उम्मे सलमा कुन्नियत की मिसाल है। क्यों? क्योंकि उम्मे का मतलब होता है माँ और